वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये लिखित मॉडल पेपर होगा, मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को कैसे लिखना है इसके बारे में जान पाएंगे, और कौन कौन से अति लघु उत्तरीय, कौन कौन से लघु उत्तरीय और कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है भैया? बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं के बारे में पढ़ना होता है। आपको बता दूं पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पर थोड़ा गलती से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लिख गया है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का भी मॉडल पेपर आज ही मैं डिस्कस करूँगा, तो इसके चक्कर में वो जल्दबाजी में हो गया। मैं इसको ठीक कर दूंगा, उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं के, यानी कि पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बीए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर राजनीति विज्ञान 2023 का ये मॉडल पेपर है। 2024-25 इन सभी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट होगा। न्यू मॉडल पेपर है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स में शामिल किए गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं आपके पेपर का नाम है, मतलब पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ मिलेगा। खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से हम बहुत चीज़ों के बारे में जानते हैं, इसलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मात्र आप ये मत सोचिए कि भाई मैं 50 शब्द ही बताऊंगा। मैं 50 शब्द से ज़्यादा भी बता दूंगा, क्योंकि इसलिए बता दूंगा जब आप परीक्षा में बैठे तो अगर ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय में पूछ जा रहा है, जो मैंने अति लघु उत्तरीय में दिया है, मान लेते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में वो लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछे गए हैं, तो भी आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय, चाहे जैसे भी प्रश्न हो, आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी जितने आपके पास होगी उसी तरीके से आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए खंड आ की अगर बात की जाए तो 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, और आपको बता दूं कि ये अति लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। पहला प्रश्न आप देखिएगा, राजनीति विज्ञान। अच्छा, राजनीति विज्ञान लिख करके आपकी परीक्षा में से छोड़ देगा पेपर में। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा को आपको 50 शब्दों में लिखना है। एक आध दो विद्वानों की परिभाषा आपको बता देनी है, और एक प्रकार से एक अपनी परिभाषा बढ़िया सा आपको लिख देना है। तो राजनीति विज्ञान की बात की तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, राजनीति विज्ञान जो है वो राजनीति शब्द से बना हुआ, मतलब राजनीति से बना हुआ, राजनीति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है राजनीति विज्ञान कहलाता है। अब राजनीति क्या है, तो राजनीति शब्द की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो राजनीति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो पॉलिटिक्स से हुई है। पॉलिटिक्स कौन सा शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का एक प्रकार से हिंदी रूपांतरण है राजनीति, और ख़ास करके जो पॉलिटिक्स शब्द है ये मतलब कि यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना हुआ। किस शब्द से बना हुआ है भैया? ये शब्द से बना हुआ है पॉलिस शब्द से। ठीक है, पॉलिस शब्द से बना हुआ है कौन? यूनानी भाषा का शब्द है पॉलिस, उससे बना पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स से बना राजनीति। ठीक है, और इसका मतलब होता है पॉलिस का नगर या राज्य से। और यूनान में प्राचीन काल में आप देखते हैं छोटे छोटे नगर जो होते थे उन्हीं को राज्य कहा जाता था। वही राज्यों में संगठित हुआ करते थे। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के क्रियाकलापों में भाग लिया करता था, और नगर राज्य की व्यवस्था से संबंधित समस्त बातों का ज्ञान करने वाले विषय को पॉलिटिक्स या राजनीति के नाम से जाना जाता था प्राचीन यूनान में। लेकिन जब ये एक प्रकार से पूरे संसार में यह अवधारणा फैली तो इसके अलग अलग अर्थ निकलने लगे। शुरुआत में कुछ विद्वान आते हैं जो कि राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताते हैं, जैसे कि उसमें डॉक्टर गार्नर हो गए, और भी विद्वान हैं, गैटिल हो गए। गार्नर महोदय ने बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा दी, तो आप लिख सकते हैं गार्नर महोदय जो हैं वो राज्य का अध्ययन मानते हैं पॉलिटिकल साइंस को। कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। और इस कथन को लेकर के लिखित टाइप की परीक्षा जब होती है तो अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय में इस प्रश्न की विवेचना करने को लेकर के प्रश्न आता है कि दिए गए कथन की विवेचना कीजिए। ये कथन किसका है? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो होता है वो राज्य से ही होता है, ऐसा कहा था डॉक्टर गार्नर ने, जो कि राज्य के अध्ययन के रूप में पॉलिटिकल को स्वीकार करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं और भी विद्वान रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर गैटिल की अगर बात की तो गैटिल राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है,
और उसकी ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है उसका विश्लेषण, अध्ययन, राज्य कैसा होना चाहिए, इसकी राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना जो होती है, वो गैटिल ने कहा कि वही होता है पॉलिटिकल साइंस। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। उनमें खास करके नाम जैसे कि आपको बता दूं सीले का आता है। सीले महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का शोध ठीक उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र जो होता है वो संपत्ति का अध्ययन करता है, जीव शास्त्र जो होता है जिस प्रकार से जीवन का अध्ययन करता है, बीज गणित अंकों का अध्ययन करता है, रेखा चित्र स्थान का अध्ययन करता है, लंबाई का अध्ययन करता है, चौड़ाई का अध्ययन करता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीज गणित अंकों का और रेखा गणित स्थान, लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन करता है, ठीक इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान जो होता है वो सरकार के तत्वों का शोध करता है, सरकार के तत्वों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये सीले महोदय का कहना है। लीकाक महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित एक विद्या होती है। तो इस प्रकार से कुछ विद्वान हैं जो कि राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताते हैं, कुछ विद्वान हैं जो कि राजनीति विज्ञान को एक प्रकार से सरकार का अध्ययन बताते हैं। अब कुछ विद्वान ऐसे आएंगे जो कि राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन बताएंगे। उनमें खास करके नाम आता है पॉल जेनेट का। पॉल जेनेट की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज और समाज विज्ञानों का वह अंग होता है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। तो मतलब कि पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज और समाज विज्ञानों का एक अंग होता है जिसमें राज्य का आधार और सरकार का जो सिद्धांत होते हैं, सरकार के सिद्धांत और राज्य के आधार, उन्हीं पर विचार किया जाता है। कुल मिलाकर के राज्य सरकार और राज्य मतलब सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है राजनीति विज्ञान। ठीक है, कुल मिलाकर के डिमाक आते हैं, वो कहते हैं, अच्छा डिमाक महोदय भी राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के पक्ष में है। तो डिमाक कहते हैं कि राजनीति दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल होता है और राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन यानी सरकार से भी है, क्योंकि राज्य का साधन है एक सरकार। ठीक है, राज्य के तत्व होते हैं 4 तत्व मुख्य रूप से, एक तो सरकार, एक जनता, एक भूभाग और एक संप्रभुता। ये 4 तत्व होते हैं किसी भी राज्य के। अगर ये 4 तत्व में से कोई भी एक तत्व राज्य में नहीं है तो राज्य नहीं है, वो उसको राज्य नहीं कह सकते। चाहे भूभाग की बात की जाए, जब तक भूभाग नहीं रहेगा तब तक राज्य कहाँ पर होगा। दूसरी बात, जनसंख्या का होना परम आवश्यक है, जनसंख्या पर शासन करने वाली सरकार का होना परम आवश्यक है। ठीक है, और सरकार के बाद में वो सरकार ऐसी हो जो संप्रभु हो, मतलब जो आंतरिक और बाह्य निर्णय अपने देश का, अपने राष्ट्र का खुद लेती हो, किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो या किसी दूसरे देश का एक प्रकार से प्रभुत्व ना हो। ठीक है, संप्रभु हो, खुद नियम कायदे कंट्रोल करती हो, ऐसी सरकार। तो ये सब हो गए एक प्रकार से राज्य के तत्व। लेकिन आपको बता दूं राजनीति विज्ञान की परिभाषा बाद में आकर के धीरे धीरे बदलने लगती है और राजनीति विज्ञान एक प्रकार से व्यवहार का भी अध्ययन करने लगता है। आपको बता दूं राजनीतिक जो एक प्रकार से राजनीतिक विज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन करने लगता है और व्यवहारवाद की परंपरा आपको भी पता होगी। कुल मिलाकर के अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये हो गए राजनीति विज्ञान के बारे में कुछ बातें, कुछ परिभाषा जो मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इतिहास और राजनीति शास्त्र। इतिहास और राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। आपको बता दूं राजनीति विज्ञान और इतिहास जो है आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं। क्योंकि आप राजनीति शास्त्र की बात करेंगे तो राजनीति शास्त्र जो है वो मनुष्य के राज्य संबंधी क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। इतिहास जो अध्ययन करता है वो मनुष्य के समग्र भूतकालीन जीवन का अध्ययन करता है। इतिहास में क्या होता है, विगत काल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक और कला संबंधी जो परिस्थितियां होती हैं, जो कारण होते हैं, जो घटनाएं होती हैं और उनके जो परिणाम निकलते हैं, उन सभी का अध्ययन जो है किया जाता है किसके अंतर्गत, जो है इतिहास में। जबकि आप देखते हैं जो एक प्रकार से, अच्छा इतिहास जो होता है मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है और दोनों शास्त्र आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक शास्त्र क्या करता है, राज्य की अतीतकालीन सामग्री को इतिहास से ही प्राप्त करता है और राज्य का वर्तमान राजनीतिक स्वरूप के बारे में भूतकालीन कारणों का ही अनिवार्य परिणाम होता है। कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि राजनीति शास्त्र और पॉलिटिकल मतलब इतिहास, ये दोनों कहीं ना कहीं पे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको बता दूं इतिहास जो है, एक विद्वान है उनका नाम है फ्रीमैन ने एकदम फ्री होकर के कहा कि इतिहास जो होता है वो भूतकालीन राजनीति है
और जो राजनीति है वो वर्तमान का इतिहास है या वर्तमान इतिहास है। मतलब जो आज राजनीति में चल रहा है वही कल को इतिहास हो जाना है। मतलब जो बीता हुआ राजनीति है या बीती हुई राजनीति है वही राजनीति इतिहास कहलाती है, और जो वर्तमान का जो इतिहास इस समय चल रहा है वही राजनीति है। समझ में आ रही चीज़ें? मतलब अच्छा, जब आप इतिहास पढ़ते हैं, अगर आप में से जो छात्र छात्र इतिहास लिए होंगे तो उनको कौन सा इतिहास पढ़ना होता है? सामाजिक इतिहास? नहीं। आपको पढ़ना होता है भौगोलिक इतिहास? नहीं। आपको पढ़ना होता है वातावरणीय इतिहास? नहीं। आपको क्या पढ़ना होता है? आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ही क्यों पढ़ना होता है? सोशल हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ना होता है? ठीक है, फिजिकल हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ना होता है, या अन्य हिस्ट्री पर उतना फोकस क्यों नहीं किया जाता जितना फोकस किया जाता है खास करके जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री पर? तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पर इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि इतिहास जो होता है वो वीरों का लिखा जाता है, और राजनीति में ही वीर पैदा होते हैं। और पहले की राजनीति राजतंत्रात्मक राजनीति थी, राजतंत्र था, गणतंत्र था, गणराज्य भी थे, लेकिन राजा हुआ करते थे, बलशाली हुआ करते थे। तो इतिहास हमेशा वीरों का लिखा जाता है, कायरों का नहीं लिखा जाता। तो इसीलिए आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस में या जो राजनीतिक घटनाएं जितनी घटित हुई हैं उसी को हम इतिहास में एक प्रकार से संजो करके पढ़ते हैं कि भाई फला काल में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, कौन राजा हुए, उन्होंने कौन सा युद्ध जीता, यही सब तो आपको पढ़ना पड़ता है इतिहास में। तो चूंकि वो सब राजनीति से ही रिलेशन रखते हैं, जो भी राजा वगैरह महाराजा रहते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, वो सब पॉलिटिकल साइंस ही है। ठीक है, तो उन सभी का अध्ययन जो है वो सब इतिहास कहलाता है। तो जो भूतकालीन राजनीति है वही इतिहास है, और इतिहास जो वर्तमान में चल रहा है वो राजनीति है। तो इस प्रकार से संबंध है, यानी कि अगर देखा जाए राजनीति शास्त्र की जो जड़ें हैं वो इतिहास में सन्निहित है। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के सीले महोदय का मानना है कि राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास निष्फल है, और इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जो है प्रकार से निराधार है। मतलब इतिहास जो है एक आधार देता है राजनीति शास्त्र को, या राजनीति विज्ञान को एक नींव डालने का प्रयास करता है, और उसी नींव पर राजनीति शास्त्र रूपी एक घर बढ़िया सा बन जाता है। तो अगर वही नींव हटा ली जाए तो घर एकदम से ढह जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा अगर नींव नहीं रहेगी मजबूत। तो नींव का काम करता है इतिहास राजनीति शास्त्र के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे कि अगर राजनीति शास्त्र आपका शरीर है तो जीव है, आत्मा जो है वो इतिहास है। समझ में आ रही चीज़ें? ये चीज़ है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया। कुल मिलाकर के राजनीति शास्त्र के लिए इतिहास की उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा है। इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला भी है। इतिहास के लिए राजनीति की उपयोगिता भी एक प्रकार से है। कुल मिलाकर के प्रोफेसर सीले कहते हैं कि यदि इतिहास राजनीति को उदार ना बनाए तो वह निरंकुश हो जाती है, और यदि इतिहास राजनीति से संबंध विच्छेद कर ले तो वह कोरा साहित्य रह जाएगा। अगर आप इतिहास राजनीति से संबंध विच्छेद कर ले, अगर इतिहास हटा दिया जाए राजनीति से, तो आप मान लीजिए कि राजनीति एकदम से कोरा कागज हो जाएगा। और यही एक प्रकार से आप देखिएगा, अगर इतिहास राजनीति को उदार ना बनाए तो वह निरंकुश हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा दोनों का कहीं ना कहीं पे अन्योन आश्रिता का संबंध है। अन्योन आश्रिता का संबंध का मतलब क्या होता है भैया? अन्योन आश्रित का संबंध का मतलब होता है कि आप जो मतलब इतिहास का जितना संबंध राजनीति से है उतना संबंध राजनीति का इतिहास से है। मतलब दोनों का 50-50% संबंध है, और 50-50% दोनों लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इनके बिना वो ना चले और उनके बिना ये ना चले। मतलब राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास की कल्पना और इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र की कल्पना, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, बर्गेस कहते हैं कि यदि राजनीति शास्त्र और इतिहास का संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो उनमें से एक मूर्त नहीं तो पंगु अवश्य हो जाएगा, दूसरा केवल फूल का गट्ठा बन करके रह जाएगा। कुल मिलाकर के घनिष्ठ संबंध रखते हैं, लेकिन घनिष्ठ संबंध रखने के साथ साथ इतिहास और राजनीति शास्त्र इन दोनों में आपको अंतर भी दिखेगा। जैसे कि पहला अंतर ये है, आपको बता दूं फ्रीमैन कहते हैं कि इतिहास भूतकाल की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है, और इस कथन ने विद्वानों में भ्रम सा उत्पन्न कर दिया। इसमें वास्तविकता का अतिशयोक्ति के साथ वर्णन किया गया फ्रीमैन के द्वारा, और वास्तव में राजनीति का आधार केवल इतिहास नहीं, इसका आधार समाजशास्त्र भी है, राजनीति का दर्शन शास्त्र भी है और मनोविज्ञान भी है। ऐसा नहीं केवल इतिहास ही एक प्रकार से राजनीति शास्त्र में आपको मिलेगा,
इतिहास ही नहीं मिलता है, उसमें समाजशास्त्र के भी पहलू आपको देखने को मिलेंगे, दर्शन शास्त्र भी और मनोविज्ञान भी। क्योंकि आप देखते हैं जो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो उसमें क्या इतिहास पढ़ेंगे आप, उसमें खास करके दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे, खास करके जो नियम कायदे रूसों ने बताए, जो हाब्स ने, जो लाक ने, जो एक प्रकार से जो है बोंदा ने बताया, सिसरो ने बताया, जेएस मिल ने बताया, ठीक है, बेंथम ने बताया, तो जो इन सभी लोगों ने बताया उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इतिहास का क्षेत्र राजनीति शास्त्र के क्षेत्र से अधिक व्यापक है और विस्तार मतलब बड़ा है, मतलब इतिहास जो है बड़ी विषय वस्तु है और राजनीति विज्ञान जो है वो छोटी विषय वस्तु, ये बात। दूसरी बात, इतिहास और राजनीति की अगर बात की है तो दोनों की अध्ययन पद्धतियों में बहुत अंतर है। इतिहास की जो अध्ययन पद्धति है वो वर्णनात्मक है, मतलब इतिहास जो होता है वर्णन के रूप में पढ़ा जाता है, एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जबकि और ठोस तथ्यों और घटनाओं का कालक्रम के अनुसार हम क्रमबद्ध तरीके से इतिहास पढ़ते हैं, जबकि राजनीति शास्त्र जो होता है इन घटनाओं में से उन्हीं घटनाओं को चूज करता है, उनको चुन लेता है जिसका संबंध राज्य से होता है। तो कुल मिलाकर के ये संबंध है और ये एक प्रकार से अंतर है थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। व्यवहारवाद की अगर बात की जाए तो व्यवहारवाद जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीति शास्त्र की जो एक प्रकार से नवीनतम परिभाषा आई वो व्यवहारवाद के आधार पर ही दी गई। और आपको बता दूं व्यवहारवाद का मतलब होता है बिहेवियरलिज्म, मतलब जो बिहेवियर होता है मनुष्य का उसी का वाद है, उसी की विचारधारा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति होती है, और जब एक क्रांति शुरू हुई तो इस क्रांति ने समस्त सामाजिक विज्ञानों को प्रभावित करा, और यही क्रांति व्यवहारवाद के नाम से जानी जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। व्यवहार या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण विश्लेषण करने का एक तरीका हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजवैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है व्यवहारवाद। आपको बता दूं इसकी जड़ें महायुद्ध के पूर्व, आपको बता दूं ग्राहम वॉलास और ब्रेडले, ये दो विद्वान हैं, इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं व्यवहारवाद की छिटपुट चीज़ें। और व्यवहारवाद उपागम जो है राज विज्ञान के संदर्भ में मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है, और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक मतलब कि इम्प्रैक्टिकल है, क्रियात्मक है, तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद इस दृष्टि से परंपरावादियों के नितांत विरुद्ध है और राज्य विज्ञान को कानूनी या राज्य की कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि व्यवहारवाद के अनुसार राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं और सत्ताएं और इन सबको प्रेरित करने वाला जो मानसिक व्यवहार है उसका अध्ययन अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है, व्यवहारवाद यह कहता है। आपको बता दूं व्यवहारवाद के प्रणेता जो रहे हैं उनका नाम है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन महोदय जो हैं ये व्यवहारवाद के प्रणेता हैं, विद्वान हैं। और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के संबंध में कहा कि व्यवहारवाद जो है वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है, और व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का एक ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, राजनीति की प्रक्रियाओं, इन सभी के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या विकसित करना चाहता है, ये है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक संरचनाओं के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याओं को विकसित करने का प्रयास करता है, ये है व्यवहारवाद। व्यवहारवादी जो उपागम है राजनीति शास्त्र का, वो राजनीति शास्त्र को आधुनिक पैमाने पर खड़े करने का प्रयास करता है। समझ में आ रही चीजें? तो ये है व्यवहारवाद। आपको बता दूं व्यवहारवाद के बारे में डेविड ट्रमैन कहते हैं कि व्यवहारवाद से अभिप्राय है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो। अनुसंधान मतलब कोई शोध हो रहा है राजनीतिक शास्त्र में तो व्यवस्थित तरीके से हो, क्रमबद्ध तरीके से हो, और व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अगर कोई चीज़ होती है तो उसको विज्ञान कहा जाता है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
तो डेविड टरमैन कहते हैं कि भाई व्यवस्थित तरीके से अगर कोई शोध होना चाहिए, अनुसंधान, तो वो होना चाहिए और उसका प्रमुख आग्रह आधुनिक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए, और यही व्यवहारवाद कहता है। ठीक है, कुल मिलाकर के व्यवहारवाद एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के अनुभाविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, ऐसे सिद्धांतों और ऐसी कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक अनुभाविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों और अभिग्रहों को पूरा करती हूँ, स्पष्ट करना होता है। और यह विषय के अनुभाविक तत्वों को वैज्ञानिक बनाने का, जिस अर्थ में उसकी गणना हम अनुभाविक विज्ञानों में करते हैं, एक प्रयत्न मात्र होता है व्यवहारवाद। मतलब एक व्यवहारवाद एक ऐसा प्रयास है जो कि एक प्रकार से अनुभाविक विज्ञानों की श्रेणी में राजनीति विज्ञान को लाने का प्रयास करता है। समझ में आ गई चीज़ें। व्यवहारवाद के कई कारण हैं, क्योंकि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं व्यवहारवादी विचारक, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा मिलती है इनको। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी व्यवहारवादी विचारधारा पर पड़ा, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग व्यवहारवादी विचारक करने लगे, और व्यवहारवाद का विकास जो हुआ है उसमें खास करके ग्राहम वालास से लेकर, ग्राहम वालास की एक पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और बेंटले की एक पुस्तक है द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट। इन पुस्तकों में व्यवहारवाद की विचारधारा बड़े ज़बरदस्त तरीके से दी गई। फिर बाद में 1950 ईस्वी में चार्ल्स मेरियम की एक रचना प्रकाशित होती है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, वो व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम करती है। और उसके बाद में अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से यथार्थवादी और परिमाणात्मक अध्ययन किए जाते हैं। फिर शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का प्रमुख गण बन जाता है। फिर नवस्थापित जो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, उसके बाद में सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल और फोर्ड, कार्नेगी और राफ फेल्कर, ये निजी संस्थाएं हैं जो कि एक प्रकार से व्यवहारवाद को बढ़ावा देती हैं। कुल मिलाकर के व्यवहारवाद जो है ये यही है। ठीक है, एक नई विचारधारा राजनीति शास्त्र के विषय में लाना। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है राज्य। राज्य किसे कहते हैं भाई? राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेट। तो राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय होता है राज्य। राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? भूभाग, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। ये 4 एक प्रकार से तत्व राज्य के, और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और राज्य की परिभाषा, अर्थ, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो होते हैं परीक्षा में ही नहीं पूछे जाते, बल्कि राजनीति विज्ञान की लगभग आधी चीज़ों को अपने आप में समेटने का भी काम करते हैं। तो राज्य की बात की जाए तो राज्य जो होता है, इसकी परिभाषा को देते हुए, राज्य वैसे राज्य शब्द का आधुनिक और वैज्ञानिक अर्थ समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। राज्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये स्टेट शब्द की हिंदी रूपांतरण हुई है, मतलब स्टेट से राज्य की उत्पत्ति हुई। स्टेट का हिंदी रूपांतरण है राज्य। और आपको बता दूं, स्टेट जो शब्द है ये लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? स्टेटस शब्द से बना हुआ है। तो स्टेटस शब्द से बना हुआ है राज्य शब्द, ठीक है, या स्टेट शब्द। आपको बता दूं, स्टेटस का मतलब होता है व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक स्तर होता है, वही होता है एक प्रकार से स्टेटस का मतलब। प्राचीन यूनान में इसे पोलिस कहा जाता था, और इसका नगर सिटी या एक प्रकार से मतलब इसका अर्थ जो है नगर या सिटी से लिया जाता था। तो कुल मिलाकर के स्टेटस यही है। स्टेटस माने होता है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक स्तर किसी व्यक्ति का कैसा है, ठीक है, स्टेटस उसका कैसा है। आप कहते हैं फलाने का स्टेटस, उनका स्टेटस। आजकल आप लोग व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं, तो स्टेटस माने होता है स्थिति, ठीक है, या स्तर उसका कैसा है, या वो किस लेवल की दृष्टि से सोचनीय विचार रखता है, स्टेटस का मतलब ये, ठीक है। राज्य की परिभाषा को देते हुए अरिस्टोटल महोदय आते हैं, अरस्तु। वो कहते हैं कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होता है। पूर्ण और आत्मनिर्भर, इन दोनों बातों पर फोकस किया अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, और कहा कि जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अभिप्राय होता है एक सुखी और सम्मानित जीवन व्यतीत करना। तो अरस्तु की परिभाषा को पूर्ण नहीं माना जा सकता। वास्तव में यही विश्व का प्रथम विद्वान विचारक थे जिसने ईसा से लगभग 350 वर्ष पूर्व राजनीति पर वैज्ञानिक ढंग से विचार किया। अरस्तु समाज की सभी संस्थाओं का उद्देश्य जन कल्याण मानते हैं और राज्य का उद्देश्य जनता का परम कल्याण मानते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के इसके बाद में आते हैं सिसरो। सिसरो कहते हैं कि राज्य बहुसंख्यक मनुष्यों का वह समुदाय है या वह समाज होता है जिसके सदस्यों में अधिकारों तथा समाज के लाभों को परस्पर मिलकर उपभोग करने की भावना होती है। बोंदा कहते हैं कि राज्य कुटुंबों और सामान्य संपत्ति का एक ऐसा समुदाय होता है जो सर्वोच्च शक्ति तथा विवेक द्वारा शासित होता है।
इस प्रकार से और विद्वान आते हैं, गार्नर आते हैं, प्रोफेसर गार्नर वगैरह ये सब परिभाषाएं देते हैं। कुल मिला करके अगर आप देखिएगा तो राज्य जो होता है मुख्य रूप से 4 तत्वों से मिल करके बना है। अगर ये 4 तत्व राज्य में नहीं होंगे तो राज्य की एक प्रकार से जो कल्पना है वो अधूरी रह जाएगी। पहला है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, दूसरा है निश्चित भूभाग यानी डेफिनेट टेरिटरी जो होती है, तीसरा होता है संगठित सरकार यानी ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और एक प्रकार से अगला जो होता है वो होता है संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया आपका राज्य के बारे में कुछ बातें जो कि आपको जाननी चाहिए। 5वां प्रश्न आपसे बन गया, एग्जाम में पूछा सकता है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है। राज्य की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग सिद्धांत विद्वानों ने प्रतिपादित किए कि भाई राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उन्हीं उसी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, एक सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत, एक सिद्धांत है समाज का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, एक सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इन सभी से कहीं ना कहीं पर राज्य की उत्पत्ति होती है, अलग अलग विद्वान मानते हैं। लेकिन जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है, सबसे पुराना सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का। और आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि सबसे पुराना सिद्धांत जो है इसमें ये कहा गया कि राज्य एक दैवीय और ईश्वरीय संस्था है, ना कि मानवीय या एक प्रकार से मानव निर्मित। मतलब कि राज्य का जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति मानव ने नहीं करी है, मनुष्य ने राज्य को नहीं बनाया है, बल्कि प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। ठीक है, जिस प्रकार ईश्वर के द्वारा सृष्टि की अन्य रचनाओं का निर्माण किया गया है उसी प्रकार से राज्य को भी ईश्वर ने ही बनाया है। और इस प्रकार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है। ईश्वर सर्वोत्तम शासक और नियंता है। ईश्वर या तो स्वयं पृथ्वी पर शासन करता है या अपने प्रतिनिधि को के माध्यम से इसका संचालन करता है। मतलब कि किसी को अपने स्थान पर भेज दिया, बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं ईश्वर के, पैगंबर टाइप के। ठीक है, जैसे पैगंबर माने होता है दूत, तो अपने दूत या अपने एक प्रकार से सेनापति या अपने कई जो लोगों को पृथ्वी पर भेज करके ईश्वर के द्वारा और शासन करवाते हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ये मानता है क्योंकि ईश्वर के द्वारा राज्य जैसी संस्था का निर्माण मानवीय हितों की पूर्ति के लिए किया गया है और मनुष्यों को राज्य के आदेशों का पालन बिना किसी सोच विचार के करना चाहिए। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानता है क्योंकि ईश्वर के द्वारा राज्य बनाया गया है, राज्य के नियम कायदे ईश्वर ने बनाए हैं, तो उसको मानना चाहिए आपको। चूँकि राज्य के द्वारा ही मतलब भगवान के द्वारा ही ईश्वर मतलब राजा को बनाया गया, तो राजा की आज्ञा को आपको मानना चाहिए और उनका प्राथमिक और नैतिक कर्तव्य है कि वही चीज़ करे, ये आज्ञा को माने राजा की। प्राचीन तथा मध्यकाल में यह सिद्धांत अत्यधिक प्रचलित था और लोकप्रिय भी था और उस समय तक राज्य को धार्मिक राज्य की संज्ञा प्रदान की जाती थी। धर्म की ही भांति राज्य और राजा के आदेशों का पालन करना एक पवित्र और दैनिक कर्तव्य माना जाता था, राजधर्म माना जाता था। गेटल महोदय इस बात पर अपनी लेखनी चलाते हैं और कहते हैं कि मानव इतिहास के एक दीर्घ काल तक राज्य ईश्वरकृत या दैवीय समझा जाता था और शासन का स्वरूप धार्मिक था। ठीक है, ये गेटल कहता है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत एक प्रकार से राज्य को दैवीय एक प्रकार से दैवीय या देवी के द्वारा मतलब भगवान के द्वारा बनाया हुआ मानता है। और चूंकि जब भगवान ने राज्य को बनाया तो राज्य के नियम कायदे जो चाहे भगवान ने बनाए हैं तो उनको आपको मानना चाहिए। राजा जो कहे उसको मानना चाहिए, राज आज्ञा सर्वोपरि, ऐसा सिद्धांत चलता था। आपको बता दो इसमें कहा गया कि राजा अपने कार्यों हेतु जनता के प्रति नहीं वरन ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। राजाधिकार पैतृक होता था और यह पिता से पुत्र की प्राप्ति हो जाता था और इसके अलावा राजा की नियुक्ति ईश्वर के द्वारा होती थी और उसी से यह अपनी सत्ता प्राप्त करता था। राज्य सत्ता आनुवंशिक हुआ करती थी क्योंकि एक के बाद दूसरा राजा गद्दी पर उत्तराधिकार के नियम के अनुसार पदारूढ़ हुआ करता था और पिता के बाद में उसका पुत्र और उसके बाद में उसका पुत्र गद्दी पर बैठा करता था। और इसमें ज्येष्ठता के सिद्धांत का भी पालन किया जाता था। मतलब कि जो राजा का लड़का, जो बड़ा राजा का लड़का हुआ होता था यानी ज्येष्ठ पुत्र, वही शासन संभालता था। राज्य एक ईश्वरीय या दैवीय संस्था है, मानवीय नहीं, क्योंकि इसका निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है, व्यक्तियों के द्वारा नहीं हुआ है। और इस तरह राज्य एक प्रकार से वैदिक या ईश्वरीय या स्वाभाविक संस्था है, ना कि मानव निर्मित और कृत्रिम संस्था है। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना स्वयं ईश्वर तथा अन्य किसी दैवीय शक्ति के द्वारा होती है और वह उस पर शासन करती है। ठीक है, अगली बात कि राज्य की शक्ति का स्रोत जो है ईश्वर है क्योंकि इसका प्रादुर्भाव ईश्वर के माध्यम से ही होता है। राज्य के आदेशों का पालन आंख मूंद करके करना चाहिए जनता को, उनका विरोध या आलोचना करना एक पाप माना जाता था।
ठीक है। राजा की आज्ञाओं और आदर्शों का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य और धर्म हुआ करता था। आंख मूंद करके राजा के जो आदर्श या जो विचार हुआ करते थे उनका पालन करना पड़ता था और करते थे भी लोग, ठीक है, चूँकि उनको डर था यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें पाप का भागी होना पड़ता था। और इस तरह व्यक्ति या प्रजा को राजाज्ञा का विरोध एवं आलोचना करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। तो ये है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और यह सिद्धांत राजा के दैवीय अधिकारों, निरंकुश सत्ता और अनुवांशिक राजतंत्र का कट्टर समर्थक और हिमायती हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो मैंने आपको बताया। छठा प्रश्न आप देखिएगा, संप्रभुता। संप्रभुता क्या है समझ लो भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संप्रभुता, बहुत बार आप लोग परेशान होते, संप्रभुता होती क्या है। अंग्रेजी में संप्रभुता को सॉवर्निटी कहते हैं और एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। सॉवर्निटी जो शब्द बना है अंग्रेजी का, वो लैटिन भाषा के सुपर प्लस एनस यानी कि सुपर और एनस शब्द से मिल करके बना है। सुपर और माने होता है सर्वोच्च, एनस माने होता है पावर यानी शक्ति, यानी सुपर एनस का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति या संपूर्ण शक्ति, ठीक है। तो सॉवर्निटी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम पावर, ओके। यानी कि राज्य विज्ञान के अंतर्गत प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति मानी गई है जो राज्य के समस्त नागरिकों को आदेश देती है तथा उनका पालन करती है। और राज्य को यदि एक सावयव के रूप में ले तो उसका निर्माण करने वाले अन्य उसकी शारीरिक रचना मानते हैं, जबकि प्रभुसत्ता उस संरचना का बौद्धिक एवं प्राण तत्व होता है। मतलब अगर राज्य को एक शरीर मान ले तो आत्मा एक प्रकार से प्रभुसत्ता यानी कि सॉवर्निटी को कही जाएगी। लॉर्ड ब्राइस महोदय कहते हैं कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सबसे अधिक विवादास्पद और जटिल प्रश्नों में से एक है और अलग अलग विद्वान जो है अपने अपने हिसाब से इसके बारे में बताते हैं। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो संप्रभुता का सीधा सा मतलब है, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, जैसे मोदी जी हैं, अब भाई मोदी जी का राम मंदिर का निर्माण करवाया ग्रह मान ली या एक प्रकार से 370 धारा हटाना था उनको। अब वो जा करके ब्रिटेन और अमेरिका वाले से पूछते कि भैया हम 370वां हटाई कि ना हटाई, तो अमेरिका वाला कहा कि ना हटाओ, तो ये कहते ठीक भैया आप नहीं हटाएंगे हम, ठीक है। तो ये संप्रभु देश नहीं होगा। लेकिन मोदी जी का तुरंत मन भा कि भाई 370 गलत है, हटावे चाहिए, तुरंत संसद में आए, बिल पास करें, खलास मामला साफ, 370 हटेगा तुरंत। तो इसका मतलब क्या है कि भारत एक संप्रभु देश है, मतलब ऐसा देश जिस देश का मुखिया या जिस देश की सरकार का मुखिया आंतरिक और बाहरी निर्णय अपने बल पर लेता है, स्वयं लेता है, उस पर किसी प्रकार का कोई आंतरिक और बाहरी दबाव नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, वह प्रक्रिया या वह व्यवस्था संप्रभुता कहलाती है और वह देश संप्रभु देश कहलाता है। अब आपकी समझ में आया हुआ होगा, मतलब कि किसी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं है, वो देश संप्रभु है, आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करता है। समझ में आ गई चीजें। सुप्रसिद्ध विचारक है जीन बोंदा। जीन बोंदा संप्रभुता के बारे में बहुत ज़बरदस्त बातें बताते हैं। आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे जीन बोंदा का संप्रभुता संबंधी विचार, उसमें आप जानेंगे। लेकिन जीन बोंदा जो है खास करके बड़े अच्छे विद्वान और बहुत विद्वान का काम ये किया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा शोध किया है संप्रभुता पर। इन्होंने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिस पर कानून का कोई प्रतिबंध ना हो। इसके अलावा ग्रोसियस महोदय कहते हैं कि संप्रभुता किसी में निहित वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर अन्य किसी का कोई प्रतिबंध ना हो और जिसकी इच्छा का उल्लंघन ना किया जा सकता हो। बिलोबी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, सर्वोच्च इच्छा, सभी से ऊंची इच्छा संप्रभुता होती है राज्य की। और किसको प्राप्त होती है? वो राज्य का मुखिया होता है। तो कुल मिलाकर के संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, ठीक है। एक होती आंतरिक संप्रभुता कि आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप ना कर सके, यानी जैसे कि मोदी जी को कोई जैसे राहुल गांधी से सलाह न ले, मतलब राहुल गांधी कुछ उसमें ना कर पाए, या एक प्रकार से अखिलेश यादव हो गए, या अन्य किसी पर ममता बनर्जी हो गई, अरविंद केजरीवाल हो गए, ये लोग एक प्रकार से दबाव ना डाल पाएँ, या इन लोगों से पूछना ना पड़े कोई संशोधन करना है तो संसद में जो बिल पास करें, 2/3 बहुमत हो जाए, निकाल मतलब वो हो जाए। तो ये होता है, मतलब आंतरिक संप्रभुता का सीधा सा मतलब होता है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदाय से उच्चतर है और वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित समुदायों और संगठनों की आज्ञा दे सकता है और आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य भी कर सकता है। बाह्य संप्रभुता ये होती है कि
इसका मतलब होता है राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये होती है संप्रभुता। संप्रभुता की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे निरपेक्षता, अस्थायित्व, सर्वव्यापकता और एकत्व, मौलिकता और चिरभोगता। ये सब एक प्रकार से संप्रभुता के विशेषता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, आदर्शवाद। आदर्शवाद जिसको आप अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको आइडियलिज्म कहते हैं। तो आदर्शवाद क्या है भाई, आदर्शवाद की अगर बात की जाए तो आदर्शवाद शब्द जो है अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द से बना हुआ है। आइडियलिज्म जो शब्द है या आइडियल जो शब्द है, ये एक प्रकार से आइडिया से बना है। आइडिया माने होता है विचार। आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विचारगत अथवा विचार संबंधित। कुल मिलाकर के आप देखते हैं ऐसे विचार जो कि एक प्रकार से मतलब आदर्शवाद का संबंध वास्तविक संसार से ना होकर के विचारों के आंतरिक जगत में पाई जाने वाली पूर्णता से होता है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में आदर्शवाद जो विचारधारा है, ये संसार में पाए जाने वाले राज्यों की प्रकृति से संतुष्ट ना होकर के एक ऐसे आदर्श राज्य का विवेचन करती है जो पूर्ण हो, और इसे राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत कहते हैं। राजनीतिक आदर्शवाद का सर्वप्रथम झलक यूनानी दार्शनिकों, खास करके प्लेटो, अरस्तु, इन सभी की रचनाओं में आप देख पा रहे होंगे और देखते भी होंगे। तो प्लेटो का आदर्शवाद, अरस्तु का आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद को दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि यह राज्य के संपूर्ण रूप का दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन करता है। जोड महोदय कहते हैं आदर्शवाद के बारे में कि निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा, मतलब कि जोड महोदय कहते हैं इसको, क्योंकि राज्य के पूर्ण और निरंकुश अधिकार प्रदान करता है राज्य को आदर्शवाद। गैटिल कहते हैं कि नैतिक सिद्धांत कहा गया, मतलब गैटिल ने इसको नैतिक सिद्धांत कहा है क्योंकि यह नैतिकता पर अत्यधिक जोर देता है। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करना या जो प्राचीन परंपरा है उसका पालन करना, विरोध मत करना, राज्य के जो सिद्धांत है उनका विरोध मत करना, जो राज्य के नियम है या कानून है उनका विरोध नहीं करना, उस पर क्रांति नहीं करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। ठीक है, ये होता है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। मतलब कि जैसे आप आजकल कहते हैं कि मैं अपने आप को मतलब उनका आइडियल मानता हूँ, कि मैं महात्मा गांधी को आइडियल मानता हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस जी को आइडियल मानता हूँ, तो अलग अलग विद्वान आइडियल मानते हैं। तो इसी प्रकार से अरस्तु कहते हैं कोई व्यक्ति राज्य से अलग होते हुए अपना विकास नहीं कर सकता, और वर्तमान समय में रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके, इन सभी लोगों ने आदर्शवाद के बारे में बताया। रूसो ने समान इच्छा की प्राप्ति को राज्य का उद्देश्य बताया। समान इच्छा का रूसो आदर्श इच्छा मानता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा आदर्शवाद सीधा सा मतलब होता है, आदर्शवाद कहता है पहली बात कि राज्य एक नैतिक संस्था है और राज्य के नियम कायदे आपको मानने चाहिए। दूसरी बात, राज्य साध्य है, साधन नहीं है। राज्य क्या है, साध्य है, साधन नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब राज्य का अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है, राज्य प्रमुख होता है, व्यक्ति गौड़ होता है, राज्य नागरिकों से अपना सर्वस्व वरदान करने की मांग भी कर सकता है। राज्य के लिए व्यक्ति समर्पित अपने जनजीवन को भी कर सकते हैं। ठीक है, देश प्रेम महापुण्य क्षेत्र है, अमल नसीम त्याग से विकसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, इस प्रकार की भावना आदर्शवाद में होती है। ठीक है, स्वदेश प्रेम महापुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित, इस प्रकार से भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस प्रकार की भावना की मांग करता आदर्शवाद। राज्य का वास्तव मतलब कि राज्य का वास्तविक व्यक्तित्व है ऐसा स्वीकार करता है। इसके अलावा राज्य अनिवार्य सर्वशक्तिमान है, ये भी एक प्रकार से इसमें बताया गया है आदर्शवाद में। ठीक है, पांचवा सिद्धांत आदर्शवाद का कहता है कि राज्य व व्यक्ति का आंगिक संबंध होता है। छठा सातवां सिद्धांत ये कहता है कि राज्य समान इच्छा का प्रतीक है। अगला सिद्धांत कहता है कि राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। अगला है नौवां कि राज्य समाज से अलग नहीं है, राज्य और समाज एक ही है। तो कुल मिलाकर के ये है आदर्शवाद के बारे में कुछ बातें। आदर्शवाद को लेकर के बहुत सारी आलोचनाएं भी होती हैं। आदर्शवाद के बारे में कहा जाता है कि आदर्शवाद अव्यवहारिक कल्पनावाद है। प्लेटो ने स्वयं कहा कि आदर्श राज्य वर्ग में कदाचित स्थापित हो सके, पृथ्वी पर तो वह कभी नहीं स्थापित हो सकता है। मतलब एक प्रकार से मतलब आदर्श राज्य जो है वो एक प्रकार से वर्ग में तो स्थापित हो सकता है, मतलब स्वर्ग में, लेकिन पृथ्वी पर स्थापित नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आदर्शवादियों ने ही एक प्रकार से अव्यवहारिक कल्पनावाद बताया आदर्शवाद को। आदर्शवाद भौतिक व्यायाम है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। ठीक है, आदर्शवाद निरंकुशतावाद है, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि भाई आदर्शवादियों ने राज्य को सर्वोच्च निरंकुश सत्ता बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप फासिज्म और तानाशाही का जन्म हो गया है। ठीक है, आदर्शवाद व्यक्ति को समान मानता है। तो एक प्रकार से
राज व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए है, लेकिन आदर्शवादी विचारक व्यक्ति को राज्य रूपी मशीन का पुर्जा बना देते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं व्यक्ति का कोई महत्व नहीं बताते हैं। तो ये सब एक प्रकार से इसको लेकर के आलोचना होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कई सारी आलोचनाएं और होती हैं, बड़ा लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां प्रश्न है अराजकतावाद। अराजकतावाद का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ऐसा समाज जिसका कोई राजा ना हो, जिसमें राज्य ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अराजकतावाद। ठीक है, मतलब व्यक्ति स्वतंत्र हो। समान बोलचाल की भाषा में अराजकता को लूटमार, हत्या और उपद्रव स्वीकार किया जाता है कि अराजकता का मतलब होता है लूटमार, उपद्रव होना, या अराजकता फैल गई। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि भाई लूटमार, हत्या ये सब खुलेआम हो रहे हैं। समझ में आ रही चीज़ें। तो ये लेकिन राजनीति में इसका थोड़ा सा अलग अर्थ है। ठीक है, अराजकतावादियों का मानना है कि राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई तो है ही, इसके अलावा अनावश्यक भी है। मतलब ये आवश्यक बुराई भी है और अनावश्यक भी है। इस समाज का संगठन ऐच्छिक सहयोग और स्वतंत्रता के आधार पर किया जाएगा, ये भी बताता है। अराजकतावादी समाज में व्यवस्था तो सर्वत्र होगी, लेकिन व्यवस्था कहीं नहीं होगी। मतलब अराजकता शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो अनार्किया शब्द से हुई है, जो यूनानी शब्द है अनार्किया। ठीक है, अनार्किया का सीधा सा मतलब होता है शासन का अभाव। जहाँ पर शासन की कमी होती है वहाँ पर अराजकता अपने आप फैल जाती है। जहाँ पर शासन में कमियाँ आती हैं या शासन नहीं होता है या राजा नहीं होता है, ऐसा राज्य जहाँ पर शासन ढीला पड़ गया हो, या ऐसा राज्य जहाँ पर शासन के कोई नियम कायदे ना हो, ठीक है, कोई प्रशासनिक चीज़ ना हो, तो वो राज्य एक प्रकार से वो अराजक कहलाएगा। ठीक है, डिक्सन महोदय कहते हैं कि अराजकता अर्थव्यवस्था का अभाव नहीं बल्कि शक्ति का अभाव है, और इसका अर्थ स्वतंत्रता, भाईचारा और प्रेम से होता है। हक्सले कहते हैं कि अराजकता समाज की वह व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होता है। इस प्रकार से आप देखते हैं जो है जेकर महोदय कहते हैं कि आदर्श रूप में अराजकता का अर्थ उस पूर्ण स्वतंत्र व्यक्तिगत शासन से होता है जिसका उद्देश्य प्रत्येक प्रकार के बाह्य शासन की अनुपस्थिति होता है, कि मतलब व्यक्ति स्वतंत्र है, जो इच्छा चाहे वो करे, एक प्रकार से उस पर कोई शासन का कोई दबाव नहीं है। तो कुल मिलाकर के अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो राज्य की आवश्यकता और उपयोगिता से आस्था नहीं रखता है, चाहे राज्य है चाहे नहीं है, वो नहीं चाहता कि राज्य हो। राज्य विहीन समाज के संगठन का समर्थन करता है, मतलब राज्य नहीं लेकिन संगठन कुछ ना कुछ होता है, और यह दर्शन मूल रूप से राज्य का कट्टर विरोधी और अराजकता की स्थिति का हिमायती है, उसका सपोर्टर है। ठीक है, तो ये है अराजकतावाद। समझ रहे हैं। अराजकतावाद को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने, जैसे कि विलियम गाडविन हो गए, इसके अलावा हागिस्किन हो गए, प्रूधो हैं, बाकुनिन है, क्रोपाक्टिन है, और आप देखते हैं टॉलस्टॉय और गांधी भी अराजकतावादी की श्रेणी में आते हैं। महात्मा गांधी भी एक प्रकार से राज्यविहीन समाज की कल्पना करते थे, पुलिस विहीन राज्य की बात करते गांधी, मतलब गांधी भी अराजकतावादी हैं। ठीक है, राज्यविहीन समाज की स्थापना गांधी करना चाहते थे, और कहते हैं क्योंकि राज्य जो होता है शक्ति और हिंसा पर आधारित होता है, राज्य में पुलिस होती है, राज्य में दंड की व्यवस्था होती है, तो इसीलिए पुलिस और दंड मतलब जनता को नहीं मिलना चाहिए, मतलब कि जनता एक प्रकार से डरे ना, जनता स्वतंत्र रहे, खुल करके रहे, ऐसा मानते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है। अराजकतावाद कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अराजकतावादी पूंजीवाद के विरोधी हैं, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के विरोधी हैं, व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी हैं अराजकतावादी। इसके अलावा धार्मिक आडंबरों के विरोधी हैं, विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं। तो ये सब एक प्रकार से इनके बारे में चीज़ें हैं। कोई मिलाकर के अराजकतावाद की आलोचना भी की जाती है कि भाई अराजकतावाद जो है अव्यवहारिक और कल्पना मतलब काल्पनिक विचार है। अराजकतावाद की मानव स्वभाव के विषय में गलत धारणा है, राज्य संबंधी गलत धारणा इनकी है। अराजकतावादी समाज भी दोषपूर्ण होता है और समाज स्वतंत्रता की दोषपूर्ण धारणा भी है इसमें, क्योंकि वास्तविक स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं ये लोग। दोषपूर्ण आर्थिक व्यवस्था भी इनकी। कुल मिलाकर के अराजकतावादी दर्शन अस्पष्ट होते हुए भी लुभावना है। हमारे सामने समाज की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है अराजकतावाद जिसमें व्यक्ति स्वार्थ से प्रभावित ना होकर के प्रेम और सद्भावना से काम लेगा। 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों तक अराजकतावाद अत्यधिक प्रभावी था, लेकिन अब तो यह केवल चर्चा का विषय ही रह गया है, इसमें कोई रस नहीं रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की अगर बात की जाए तो वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब होता है, वैश्वीकरण को लेकर के विद्वान अलग अलग तरीके से परिभाषा देते हैं, लेकिन फिर भी जो है एडवर्ड एस हरमन महोदय कहते हैं कि वैश्वीकरण विभिन्न सीमाओं के आर पार कारपोरेट यानी कंपनियों के फैलाव की एक सक्रिय प्रक्रिया भी है। साथ ही साथ
आर पार सीमा सुविधाओं और आर्थिक संबंधों की एक संरचना भी है जिसका लगातार विकास हो रहा है और जो ज्यों ज्यों आगे बढ़ रही है त्यों त्यों परिवर्तित हो रही है। मतलब वैश्वीकरण का मतलब होता है एक वैश्विक ग्राम से, मतलब कि कोई सीमाओं का बंधन, कहते नहीं ना हो कोई जन्म का रिश्ता कोई बंधन, एक गज़ल है ऐसे करके, ठीक है। ना उम्र की सीमा हो ना एक प्रकार से जन्म का हो बंधन, ऐसे एक गज़ल है कि एक प्रकार से उसी के तर्ज पे बना है कि होठों से लगा लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, यही गज़ल है शायद। तो उसी में खास करके बात कहेगी। तो ठीक इसी प्रकार से जब कोई सीमा नहीं होती है देश की, जैसे भारत देश के व्यक्ति नेपाल में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इंडोनेशिया, सब जगह जा कर के व्यापार करें और जो भी एक प्रकार से हो, कोई बंधन और कोई ये सब ना हो, ये होता है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण को लेकर के व्यापारिक दृष्टिकोण से, चूँकि जो विश्व व्यापार हुआ है उसने वैश्वीकरण को और बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण में एक प्रकार से व्यापारिक दृष्टिकोण ज़्यादा उपयोगी होता है और व्यापारिक दृष्टिकोण के ही परिणामस्वरूप वैश्वीकरण की अवधारणा जो है वो हमारे समक्ष आती है। हीरोथ जो है थाथेल और रॉबर्ट कहते हैं कि उस प्रक्रिया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक काल्पनिक एकीकृत विश्वसीय अर्थव्यवस्था में ले जाने की आसमान तथा अंतरपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है, उसी के लिए वैश्वीकरण को एक प्रकार से नाम दिया वैश्वीकरण कहा जाता है। कुल मिलाकर के स्मिथ महोदय और बेलिस महोदय कहते हैं कि विश्व वैश्वीकरण जो होता है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षाकृत सामाजिक संबंध दूरी रहित तथा सीमा रहित गुण ग्रहण करते हैं। मतलब कि कोई बंधन नहीं होता, सीमा रहित गुण होता है और संबंध दूरी रहित हो जाता है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं ये अंतर्राष्ट्रवाद एक प्रकार से, इसके बीच में एक प्रकार से खास करके अंतर्राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण दोनों में अंतर है। स्मिथ ने कहा और बेलिस महोदय ने कि जहां अंतर्राष्ट्रवाद शब्दों के मध्य सहयोग के क्षेत्र और गहनता को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया है, वहीं वैश्वीकरण जो होता है वो मुक्त विश्व व्यवस्था, जिसमें मुक्त विश्व व्यापार हो, विश्व बाजार हो, उसमें पहुंच की स्वतंत्रता तथा विश्व के सभी लोगों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने की व्यापक प्रक्रिया होती है। ठीक है। वैश्वीकरण में बात की है, विकास प्राप्ति में सहायक है, एकता का प्रतीक है, बड़ी कंपनियों के लिए लाभदायक है, अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का विकास करता है वैश्वीकरण। ठीक है। विकासशील प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उचित दिशा निर्देशन करता है ये। तो ये वैश्वीकरण के लाभ हैं। क्योंकि वैश्वीकरण के हानियाँ भी, जैसे कि विकसित देशों की विचारधारा इसमें ज़्यादा फॉलो होती है, उत्पादकता और निवेश में गिरावट आती है, आमदनी की असमानताएं लगातार बढ़ती जाती हैं, वित्तीय तरलता का भी एक प्रकार से लोचदार हो जाती है, थोपी हुई व्यवस्था को फॉलो करना पड़ता है, जो बड़े देश हैं उन्हीं का चलता है, व्यापारिक समुदायों का राजनीतिक दलों पर प्रभाव हो जाता है, तृतीय विश्व युद्ध के देशों की अर्थव्यवस्था की क्षति हो गई है और पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो रहे हैं, जैसे कि जो है विश्व व्यापार संगठन, चाहे WTO हो गया, न्यू गेट हो गया, नाफ्टा हो गया, ये सब जो है कहीं ना कहीं पे ये सब जो बड़े देश हैं उन्हीं की मानते हैं, छोटे देशों के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते, तो ये वैश्वीकरण है। अगला प्रश्न है दबाव गुट। दबाव गुट मतलब दबाव समूह जिसको आप कहते हैं। दबाव गुट या दबाव समूह की अगर बात की जाए तो ऐसे समूह जो कि सरकार पर प्रेशर डालते हैं अपने निश्चित उद्देश्यों के लिए या एक प्रकार से सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपने संगठन का स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि ओडीगार्ड कहते हैं कि एक दबाव गुट ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन होता है जिनके एक अथवा अधिक समान उद्देश्य होते हैं, जो घटनाओं के क्रम में को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा में वृद्धि कर सकें। फ्रांसिस कोल्सिस कहते हैं कि दबाव गुट उसे कहते हैं जो शासकीय कार्यकलापों के द्वारा उसके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं और जो स्वयं किसी व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में नहीं होते हैं, जैसे कि अखिल विद्यार्थी परिषद हो गई या किसान संगठन हो गया या मजदूरों का संगठन हो गया। ये अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार के समक्ष एक प्रकार से मांग रखते हैं, सरकार अगर मांग को स्वीकार नहीं करती है तो धरना देते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं दबाव गुट। आपके समझ में आ गया होगा दबाव गुटों के बारे में कुछ चीज़ें। दबाव गुट और राजनीतिक दल अलग है। राजनीतिक दल जो होता है पॉलिटिकल से जुड़े होते हैं, राजनीति से, लेकिन दबाव गुट जो होता है राजनीति को प्रभावित करते हैं, राजनीति से जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दबाव गुट की बात की जाए तो सीमित उद्देश्य होता है इसका, सीमित सदस्यता होती है, संगठित और असंगठित स्वरूप होता है, अनिश्चित कार्यकाल होता है इनका,
इनका कोई रिटायरमेंट नहीं होता, सर्वव्यापकता होती है, राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक साधनों का प्रयोग करके अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के दबाव गुट ये होते हैं, ठीक है। राजनीतिक गुट आपको पता ही होगा, ठीक, राजनीतिक दल जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको कहते हैं वो सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझा, जिसको मैंने विस्तार से बताया नहीं कि दीर्घ उत्तरीय शैली में आपको बताने का प्रयास किया। तो चाहे लघु उत्तरीय में भी वो प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। केवल 5 प्रश्न करने, खंडबाद से 200 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना है। 8 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि सभी प्रश्नों को विस्तार से बताने का प्रयास करूं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार से पढ़ते रहती प्रगति से। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई, संविधानवाद के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण, मतलब कि उसके निराकरण के उपाय बताइए। तो संविधानवाद के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उसके कई उपाय हैं। पहला उपाय है जन समुदाय को संतोष होना चाहिए संविधान को लेकर के, यानी राज्य जो है उन जन समुदाय को संतुष्ट करे जिसके सर्वोत्तम हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व उस पर होता है। मतलब संविधान का जो काम होता है अगर वो काम अच्छे तरीके से कर ले गई तो एक प्रकार से संविधानवाद के मार्ग में बाधाएं कम आएंगी। दूसरी बात, प्रभुसत्तात्मक शक्तियों का प्रयोग की जाए, मतलब कि अराजकता की स्थिति से बचने के लिए राज्य प्रभुसत्तात्मक शक्तियों अपने पास रखे, क्योंकि ऐसा समाज जो अपने अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मनमानी करने देता है वो समाज नहीं बल्कि अराजक जनसमूह मात्र होता है। तो ये भी संविधान मार्ग के, मतलब संविधानवाद के मार्ग में बाधक है, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तीसरी बात, व्यक्तिगत अधिकारों की अक्षुण्णता, चूँकि नागरिक समूह को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों को इसके द्वारा अनावश्यक रूप से क्षति ना पहुँचे, तब एक प्रकार से आप संविधानवाद के जो मार्ग में बाधाएं आ रही हैं उनको आप रोक पाएंगे। इसके अलावा चौथी बात, एकात्मक राज्यों में सुधार करके जो है आप संविधानवाद के मार्ग में बाधा जो उत्पन्न हो रही है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप तैयार करके, संवैधानिक लोकतंत्र प्रभावशाली रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं कर सकता। संविधानवाद जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नमूना विश्व के उस समस्त भाग के लिए बनता जा रहा है जिसका कि शासन लोकतंत्रीय रूप से होता है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि संविधानवाद जो है, संविधान की जो विचारधारा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में संविधानवाद के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उनके निराकरण आप इन सभी प्रकारों से कर सकते हैं। जैसे कि एकात्मक राज्यों में अगर आप सुधार कर देंगे तो इससे क्या होगा, व्यवहारिक रूप से प्रभुसत्ता के वास्तविक विभाजन के उद्देश्य से कुछ सुधार किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, ना तो संपूर्ण देश में स्थिति एकमात्र विधानमंडल राज की विभिन्न इकाइयों से अत्यधिक दूर पड़ेंगे और ना ही विधानमंडल पर कार्य का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि वे जनता अपने प्रतिनिधियों की कार्यवाही में रुचि लेने में उदासीन हो जाएंगे। कुल मिलाकर के जनता की अगर चीज़ों को आप स्वीकार कर लेंगे तो एक प्रकार से जनता के लिए ऐसे नियम कायदे बनाएं जो कि जनता अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए आपके नियमों को फॉलो कर सके, मान सके, तब संविधानवाद अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और इसका पहला मतलब ये होता है कि शासन के एक स्वतंत्र अंग के रूप में होना चाहिए न्यायपालिका। दूसरी बात कि मतलब किसी दूसरे के अधीनस्थ नहीं होना चाहिए न्यायपालिका को, मतलब कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के अधीन नहीं होना चाहिए न्यायपालिका। न्यायपालिका एक प्रकार से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से अलग होनी चाहिए। दूसरी बात कि विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से अगर ये मुक्त होगी, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका इसके निर्णयों को किसी रूप में प्रभावित करने की स्थिति में ना हो, ये एक प्रकार से होता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरी बात, न्यायाधीश निर्णय करते समय अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो और उन्हें निष्पक्ष और भयभीत रहने की समस्त परिस्थितियाँ विद्यमान हो। मतलब भयभीत रहने मतलब कि उनको निष्पक्ष और भयहीत, कहने का मतलब ये कि वो भयभीत ना हो, ठीक है, कोई डर ना हो, उनको निष्पक्ष तरीके से अपना जांच करें और एक प्रकार से न्यायालय का फैसला सुनाएं, तो एक प्रकार से न्यायपालिका स्वतंत्र होगी माना जाएगा, ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का यह आशय नहीं है कि संविधान और विधियों से मुक्त हो, अर्थात उसे उनके उल्लंघन की छूट हो, मतलब संविधान के दायरे में रह करके न्यायपालिका काम करे, ये होता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है।
और इस बात पर दबाव समूहों का प्रभाव निर्भर करता है कि राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार दलीय व्यवस्था है। कुछ दलों का आधार इतना संकुचित और सीमित हो जाता है कि वे दबाव समूहों के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो दबाव समूहों का एक प्रकार से भी कोई ज़्यादा दबदबा ना हो, पब्लिक का एक प्रकार से उसमें ना हो कि पब्लिक की वजह से न्यायपालिका को अपना नियम बदलना पड़े, ठीक है, और न्याय बदलना पड़े, मतलब कि जो पब्लिक चाह रही है अगर 90% पब्लिक, तो आपको बदलना ही चाहिए, संविधान में डायरेक्ट परिवर्तन करना चाहिए, उसके बाद में फिर न्यायालय में उस केस को जाना चाहिए। अगर जनता, चूँकि जनता, लोकतंत्र में जनता की ही शासन होता है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, तो ऐसे में एक प्रकार से न्यायपालिका को भी जनता की बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो सही है या जो गलत है वो तो ठीक बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सही और गलत जो होता है वो जनता स्वयं ही तय कर देती है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो ये है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य क्या हैं भाई। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके क्या कार्य होते हैं। तो राजनीतिक दलों के निर्माण का जो आधार है वो आर्थिक आधार है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वही आधार भी होता है। इसके कई कार्य हैं। पहला कार्य है राजनीतिक दल का, कौन सा कार्य भाई, राजनीतिक दल जनता का समर्थन लेने के लिए अपनी योजनाओं का जोरदार प्रचार करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक दल का काम ये होता है कि सरकार का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करते हैं और ये लोग अपने दल से ही मंत्री नियुक्त करते हैं। तीसरा काम इनका ये होता है कि चुनाव में यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो वह दल प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चौथा काम राजनीतिक दलों का ये होता है कि चुनावों की सार्थकता राजनीतिक दलों से ही प्रकट होती है। चुनाव के समय में वे अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं, ये भी काम होता है। पांचवा काम ये होता है, राजनीतिक दल जो होते हैं सरकार और जनता दोनों के बीच एक प्रकार से एक मध्यस्थता स्थापित करते हैं, ठीक है, और जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से जनता को अवगत करवाते हैं। छठा काम इनका ये होता है राजनीतिक दलों का, राजनीतिक दल जो होते हैं उन राजनीतिक दलों के प्रचार से जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है और इस प्रकार से मतलब नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है और लोग घर घर जा कर के जब वोट मांगते हैं, राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं, तो एक प्रकार से लोग वोट डालने के लिए भी जाते हैं कि भाई फलाने आए थे, उन्होंने कहा था तो वोट डाल दे चलो, और फिर अगर उनके लिए कुछ व्यवस्था भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य में आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन एवं संघात्मक शासन से आप क्या समझते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन की अगर बात की जाए तो अध्यक्षात्मक शासन जो होता है वो क्या होता है भाई, अध्यक्षात्मक शासन जो होता है और जो संघात्मक शासन होता है, दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अध्यक्षात्मक शासन की अगर बात की जाए और किसके बारे में, संघात्मक शासन, तो अध्यक्षात्मक शासन जो होता है वो क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन के बारे में किसने बताया, अध्यक्षात्मक शासन के बारे में, अध्यक्षात्मक शासन जो होता है उसमें कार्यपालिका प्रधान व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होती है और शासन विधान जो होता है, शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये होता है अध्यक्षात्मक शासन। डॉक्टर गार्डनर कहते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन वह सरकार होती है जिसमें कार्यपालिका जो होती है, मतलब कि राज्य का अध्यक्ष, उसके मंत्री अपने समय के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। जैसे ब्राज़ील, अमेरिका और लैटिन अमेरिका में सभी राज्यों में आप देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन है। तो अमेरिका का जो शासन है वो अध्यक्षात्मक शासन है, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती हैं और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन के समान नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे भारत में होता तो अलग अलग होता लेकिन उसमें अलग अलग नहीं होती हैं। तो ये हो गया आपका अध्यक्षात्मक शासन, ठीक है। संघात्मक शासन क्या होता है, फाइनर महोदय संघात्मक शासन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि संघीय राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार तथा शक्ति का कुछ भाग अस्थायी क्षेत्रों में निहित हो और दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय के द्वारा विचारपूर्वक बनाई गई केंद्रीय संस्था को दिया जाए। मतलब कि संघात्मक शासन वह शासन है जिसमें राज्य शक्ति केंद्रीय अर्थात संघ की सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है
वो होती है एक प्रकार से संघात्मक शासन। ठीक है, तो भारत में भी एक प्रकार से कुछ हद तक संघात्मक शासन है। वैसे संघात्मक शासन जो है वो कनाडा में है, सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर है, कनाडा में है। ठीक है, और जो एक प्रकार से संसदात्मक शासन है वो अपने भारत में है। ठीक है, संसदात्मक शासन जो होता है, शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि आधुनिक राज्यों की व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, एक मंत्रिमंडल वास्तव में सदन के नियंत्रण में होता है, मतलब एक होता है दो सदन, मतलब एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो एक प्रकार से जो मंत्रिमंडल होता है उसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है और जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण से उत्तरदायी शासन के नाम से इसको पुकारते हैं। और एक राज्यसभा होती है जो भी वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो मुखिया बनाया जाता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही बनाया जाता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये होगा इसके बारे में कुछ बातें। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूंजीवाद की कोई 5 दोष बताइए। पूंजीवाद के कोई 5 दोष बताइए भाई। पूंजीवाद है क्या? पूंजीवाद की बात की है तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधन व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं और उद्योगों में कार्य मजदूरी देकर के कराया जाता है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जैसे जो मतलब व्यक्तिगत स्वामित्व और लाभ का दृष्टिकोण पूंजीवाद का प्रधान लक्षण है। सबसे पहली बात आपको बता दूं, इसका दोष ये है, पहला दोष है पूंजीवाद का कि भ्रष्टाचार इससे फैलता है। दूसरी बात चूँकि मिलावट और तस्कर बाजार, आवश्यक वस्तुओं को छिपा लेना, कृत्रिम दुर्लभता पैदा करना, करों की चोरी करना, रिश्वत देना, ये सब सामान लेना देना, ये सब सामान्य बातें हो जाती पूंजीवाद में। ठीक है, दूसरी बात व्यापार चक्र जो होता है कहीं ना कहीं पे, चूँकि व्यापार चक्र जो है पूंजीवाद समाज में व्यापार चक्र एक समान घटना होती है। इसमें अति उत्पादन होता है, बेकारी फैलती है, मंदी भी आती है। व्यापार चक्र समाज का अभिशाप है और इससे मुक्ति पाने का कोई तरीका अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। तो व्यापार चक्र जो है पूंजीवाद से बढ़ता है। इसके अलावा तीसरी बात औद्योगिक अशांति फैलती है, मतलब कि पूंजीवाद में उद्योग और मजदूरों के हितों में संघर्ष अनिवार्य होता है और औद्योगिक अशांति भी एक अनिवार्य लक्षण हो गया है। खास करके आप देखते हैं मजदूर और उद्योगपति के संबंध संसार के सबसे विचित्र संबंध है, और क्योंकि एक के बिना दूसरे का कार्य चल नहीं सकता है। अगर फैक्ट्री का मालिक जो है फैक्ट्री ना बनाए तो मजदूर लोग उसमें काम कैसे कर पाएंगे? अगर मजदूर काम नहीं कर पाएंगे तो एक प्रकार से उद्योग के जो एक प्रकार से उद्योगपति हैं उनका काम नहीं चल पाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चौथा दोष आप लिख सकते हो संपत्ति का विषय वितरण, मतलब इसमें क्या होता है, संपत्ति का जो वितरण होता है वो धनी लोगों के हाथों में ही रहता है और धनी लोग और धनी होते जाते हैं, गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी होता है। इसके अलावा खास करके आप देखते हैं मजदूर का खर्च पूंजीपति की आमदनी है, मतलब पूंजीपति का धन बढ़ता जाएगा और मजदूर का धन जो है घटता जाएगा, मजदूर और गरीब होता जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये सब हो गया आपका पूंजीवाद की विशेषताएं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, छठा प्रश्न है अराजकतावाद और व्यक्तिवाद में क्या अंतर है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अराजकतावाद और व्यक्तिवाद में क्या अंतर है भैया? तो अराजकतावाद जो होता है राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं। अराजकतावादी जो व्यक्तिवादी जो हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं, जबकि अराजकतावादी जो हैं वो राज्य को एक अनावश्यक तथा एक बुराई मानते हैं कि राज्य एक बुराई है। जबकि व्यक्तिवादी पूर्ण रूप से राज्य का बहिष्कार करते हैं, वो आवश्यक बुराई मानते हैं कि राज्य आवश्यक है लेकिन एक बुराई है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा अंतर ये है इन दोनों में कि व्यक्तिवाद व्यक्तिगत संपत्ति तथा पूंजीवाद का समर्थन करता है, जबकि अराजकतावाद जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का घोर विरोधी है। तीसरा अंतर व्यक्तिवाद और अराजकतावाद में ये है कि व्यक्तिवाद जो होता है उसका आधार प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता को वह व्यक्ति तथा समाज के विकास का आधार मानता है, जबकि अराजकतावाद की प्रेरक शक्ति सहयोग है और वह प्रतियोगिता का विरोधी है जो अराजकतावाद होता है। चौथा अंतर ये है कि व्यक्तिवादी सिद्धांत उत्पादन और वितरण के लिए मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर बल देता है, जबकि उत्पादन का आधार शक्ति, क्षमता और इच्छा होगी। ठीक है, ये बताता है, जबकि वितरण का आधार आवश्यकता होगी। इस प्रकार व्यक्तिवाद जो है उत्पादन का आधार जहाँ निजी लाभ है, वहाँ अराजकतावाद में इसका आधार सामाजिक आवश्यकता है, मतलब सामाजिक आवश्यकता के द्वारा एक प्रकार से सामाजिक आवश्यकता जितनी होगी उतना ही चीज़ बनाया जाएगा, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। ये सब एक प्रकार से अंतर होता है दोनों में, अराजकतावाद और व्यक्तिवाद में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा 7वां प्रश्न है, अधिकार की परिभाषा दीजिए एवं संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो अधिकार के बारे में आपसे पूछा गया, अधिकार किसे कहते हैं भैया? तो अधिकार क्या है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई मनुष्य अपना पूरा विकास नहीं कर पाता है। तो बिना अधिकार के मनुष्य का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। अगर इसको दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अधिकार मनुष्य की वह उचित मांग होती है जिसके अभाव में या जिसकी कमी में जो मनुष्य होता है वह विभिन्न परिस्थितियों में अपने सामाजिक जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, और अधिकार मिल जाने से वो अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर ले पाता है या कर ले जाता है, तो वो होता है अधिकार। अधिकार संबंधी कई सारे सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है अधिकारों का प्राकृतिक या नैसर्गिक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। ठीक है, तो जो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है, मतलब कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो प्रकृति के द्वारा हमको मिले हुए हैं, वो प्राकृतिक सिद्धांत है। दूसरा वह अधिकार जो कि एक प्रकार से कानून हमको देता है, जैसे कि आपको बता दूं बोलने की स्वतंत्रता, ये सब तो प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन कानून हमको संरक्षण देता है कि आप कहीं पर पूरे भारत देश में घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, ये सब। ठीक है, इसके अलावा ऐतिहासिक सिद्धांत तो होता है कि कुछ इतिहास में जो हमारे राजाओं ने जो एक प्रकार से अधिकार दिए थे जनता को या प्रजा को, वो ऐतिहासिक सिद्धांत में आते हैं, इतिहास के राजाओं ने दिया। और चौथा जो सिद्धांत है वो है अधिकारों का समाज कल्याण का सिद्धांत, यानी कुछ ऐसे जैसे भारत में आप देखते हैं अनुच्छेद, मतलब जो एक प्रकार से भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, उनको एक प्रकार से समान नागरिक संहिता हो गई, ये सब एक प्रकार से नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल की गई बातें हैं कि भाई राज्य जो होगा वो भारत, मतलब कि वो एक प्रकार से जो मतलब कि सरकार होगी वो एक प्रकार से क्या करेगी, राज्य को वेलफेयर बनाने का यानी कि कल्याणकारी बनाने के लिए काम करेगी। ठीक है, तो यानी कि कल्याणकारी, कुछ लोगों को कल्याण के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांत मतलब अधिकार दिए जाते हैं वो। ठीक है, और पांचवा जो अधिकार का सिद्धांत है वो है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, मतलब ऐसे सिद्धांत या मतलब ऐसे अधिकार जो कि एक प्रकार से भगवान के द्वारा या एक प्रकार से राज्य में बहुत पहले से होते आ रहे हैं, और एक प्रकार से आपको बता दूं कि वो अधिकार आपको मिले हुए होते, चूँकि आदर्श है, वो आदर्श माने आइडियल हैं, वो एक प्रकार से नैतिक हैं, उनको मिलना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब अधिकार के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, न्याय एवं दंड से आप क्या समझते हैं? न्याय किसे कहते हैं और दंड किसे कहते हैं? तो न्याय और दंड की अगर बात की जाए तो न्याय क्या है भाई? न्याय जो होता है, न्याय का सर्वमान्य मापदंड, मतलब कि न्याय का सर्वमान्य मापदंड जो है वो क्या होता है? न्याय की अगर बात की जाए तो एक प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसके लिए उसको दंड दिया जाता है, तो अगर उसको दंड ना दिया जाए तो एक प्रकार से वो न्याय नहीं होगा। क्योंकि किस व्यक्ति को कौन सा दंड मिलना चाहिए, दंड नहीं मिलना चाहिए, वही न्याय है। कि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, उसके विचारों को सुनने के बाद में क्या उसने गलत किया है या उसने सही किया है, इसी बात का निर्धारण करना न्याय कहलाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के समाज के संपूर्ण आचार व्यवहार, संबंधों आदि की अच्छाई बुराई मापने की एक कसौटी होती है न्याय। न्याय अथवा जस्टिसिया जो होता है, इसका मूल भाव जोड़ना अथवा लगाना, बंधन अथवा ग्रंथि होता है। और व्यापक अर्थ में अगर देखिएगा तो न्याय को मानव व समाज के समस्त आचरणों के संबंध में देखा जाता है। संकीर्ण अर्थ में देखें तो कानून के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। मेरियम कहते हैं कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती हैं या जिन्हें समाज उचित मानता है, तो वो है न्याय। मतलब न्याय एक ऐसा मापन है, एक ऐसी कसौटी है कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है। ठीक है, ये निर्धारण करने का एक कसौटी, एक मापन की विधि है न्याय। ठीक है, दंड क्या है? राज्य जो होता है वो राज्य के पास अपने कानून होते हैं और वो कानून जनता पर लागू करने के लिए एक प्रकार से दमनकारी शक्ति भी राज्य के पास होती है कि अगर राज्य जो है या राज्य के जो लोग हैं वो कानून को नहीं मान रहे हैं राज्य के द्वारा बनाए गए, तो उनके लिए बाध्यकारी होते हैं कानून कि उनको मानना ही पड़ता है। राज्य के कानून, राज्य के द्वारा बनाए गए कानून जो होते हैं, अगर उनको व्यक्ति नहीं मानता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। तो उसी दमनकारी शक्ति को दंड कहा जाता है जो राज्य के द्वारा एक प्रकार से कानूनों को मनवाने के लिए किया जाता है। तो बाध्यकारी शक्ति जो होता है वही दंड है। जब कोई व्यक्ति राजाज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाता है।
जिस भय के वशीभूत मनुष्य जो होता है राज्य की या राजाज्ञा और सामाजिकता का नियमित निर्वहन करने लगता है, और एक प्रकार से उस भय का कारक ही दंड है कहीं ना कहीं पे कि अगर हम ये काम करेंगे तो उसके लिए हमको ये चीज़ मिलेगा या हमको 10 कोड़े पड़ेंगे, तो वो दंड होता है। राज्य के द्वारा प्रशासन चलाने तथा शांति और व्यवस्था स्थापित करने में दंड का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर दंड का भय ना हो तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक प्रकार से मतलब अराजकता फैल जाएगी। अगर दंड का ही भय ना हो तो लोग बहुत सारे अपराध करेंगे, हत्याएं करेंगे, चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, मतलब कई प्रकार की चीज़ें करेंगे जो कि एक प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो दंड के द्वारा ही एक प्रकार से लोगों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये हो गए कुछ दंड के बारे में चीज़ें जो मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार से आपने अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जाना। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंडशः से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। देखिए प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद को आधुनिकता से विच्छेद मतलब उत्तर आधुनिकतावाद को आधुनिकता से विच्छेद एवं उससे निरंतरता कहा जा सकता है। ये विवेचना कीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर आधुनिकतावाद और आधुनिकता से उसको अलग करना है, क्योंकि आधुनिकता के बाद में एक उत्तर आधुनिकता मतलब आधुनिकता के बाद की स्थिति के बारे में आपको जानना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं और इस प्रणाली के गुण और दोषों के बारे में बताएं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नारीवाद से आप क्या समझते हैं, नारीवाद की प्रमुख विशेषताओं मतलब प्रमुख धारणाओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, व्यवहारवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। व्यवहारवाद के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दो, बीए सेकंड सेमेस्टर का जिन 4 छात्रों का पेपर लगा हुआ है, प्राचीन इतिहास का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का लगा हुआ है बीए सेकंड सेमेस्टर और बीए फोर्थ सेमेस्टर का, वो सभी लोग प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर देख सकते हैं। ठीक है, इससे लगभग सारे के सारे प्रश्न आपके आएंगे। आपको बता दो, जियोग्राफी का जिन 4 छात्रों का पेपर लगा हुआ होगा, जियोग्राफी का लिखित मॉडल पेपर ये मैंने बना दिया, ये भी आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल साइंस के आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जाना। धन्यवाद।